हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस फिजिक्स की क्लास में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जो भी बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, कुछ पर्सनल कारण थे जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो सबसे पहले तो यार आप सभी बच्चे कैसे हो, बहुत दिनों के बाद मुझे मिले हो। मैं बहुत मिस कर रहा था सच में आप लोगों को। हाय बेटा निकिता, हाय गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। सर माय स्कोर इज वेरी पुअर 30। कितने में से बेटा 30 मार्क्स कितने में से? फिजिक्स में 30 आए हैं आउट ऑफ 100 या टोटल ही 30 आए हैं आप लोगों के? एक बार मुझे बता दीजिए। और शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। हाय बेटा, हेलो हेलो, हाय बेटा रिया, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर। बेटा मैं अभी तो ठीक हूँ, है ना। और कैसे हो आप बच्चे, कैसे हो? हाय बेटा मुस्कान, कैसी है बच्ची? हाय बेटा मुस्कान, कैसी है गुड़िया? बाकी के बच्चे भी आ ही जाए। हाय बेटा साहिल, साहिल प्रणाम बच्चे, प्रणाम, कैसे हो? तो सभी बच्चे आ जाइए। मोहन मिश्रा, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तबीयत ठीक है बेटा मेरी? जल्दी आ जाइए। जय श्री कृष्णा भैया, जय श्री कृष्णा। तो कैसे रहा आप लोगों का ये अब तक का जो, उम्मीद करता हूं कि आपने इन समय को बर्बाद नहीं किया होगा और पढ़ाई करके आपने अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग किया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। अभी अपन के बीच में 4 लेक्चर जो हैं वो खराब हुए हैं। खराब इन द सेंस दिन खराब हुए हैं। तो इन 4 लेक्चर की भरपाई मैं आगे कर दूंगा आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर। जैसे शनिवार को आपकी क्लासेस नहीं होती है तो हर शनिवार हम एक क्लास रख दिया करेंगे। तो एक महीने में ये जो 4 क्लासेस हम पीछे हो गए हैं इसको अगले एक महीने में कवर कर देंगे। तो लोड भी नहीं आएगा और हम हमारी पटरी पर वापस आ जाएंगे। खैर, तो कैसे हो? कुछ तो बोलो भाई, थोड़ा बोला करो। शिवांश, हाय बेटा, गुड इवनिंग, लव यू बच्चे। जल्दी आ जाओ फटाफट से, सारे के सारे बच्चे, सारे की। हाँ सर, आपकी तबीयत अब ठीक है? तबीयत तो मेरी ठीक ही थी, तबीयत तो ठीक ही थी। घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। घर में कुछ समस्या चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं अवेलेबल था, मैं नहीं आ पाया था। बट नाउ फाइनली, है ना, आई एम हियर। ऐसा बिल्कुल भी मन में मत लाना कि सौरभ सर हमें कहीं बीच रास्ते में छोड़कर चले गए हैं। सौरभ सर कहीं नहीं जाएंगे, सौरभ सर यहीं हैं। बच्चों, हमें आपका सलेक्शन चाहिए, ठीक है। चलो, लेक्चर नंबर 8 है और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। अगर आपको याद हो तो आखिरी लेक्चर में मैंने कुछ गोले वोले पढ़ाए थे आपको, है ना। गोले के बाहर खोखला गोला, ठोस गोला, गोले की सतह पर पढ़ाया था, गोले के बाहर पढ़ाया था, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने निकालना बताया। फिर एक सीधी लंबाई का जिस पर एक समान रूप से रेखीय आवेश वितरण है ना, लैम्डा दे रखा था। फिर हमने एक बेलन मानकर उसको प्रूफ किया था, उसका डेरिवेशन था। आई थिंक आपको याद हो। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको बताई थी। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। एक बार मुझे बता देंगे बच्चे आप लोग कि क्या मैं सही हूं? हाय बेटा प्रियांशु सचान, हाय बेटा। हाय बेटा प्रियांशु। चलिए तो शुरू करेंगे। आज भी हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग करेंगे और अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखिए बेटा जी, अगर मुझसे आप पूछो तो देखिए, मैंने आपको गोले या गोला का केस लेते। पहले उस गोले के केस में मैंने आपको बोला था कि या तो ठोस होगा या खोखला होगा, या चालक और कुचालक में ले लेते हैं। चालक और कुचालक में ले लेते हैं। चालक होगा या कुचालक है, कुचालक बोल दीजिए या
अचालक है। अगर चालक है तो उस चालक में ठोस रहने दीजिए या खोखला रहने दीजिए। अगर चालक है तो ठोस भी चल जाएगा और खोखला भी चल जाएगा, लेकिन अगर कुचालक है तो कुचालक में देखिए, अच्छा मैंने क्या बोला, चालक है तो ठोस, ठोस चालक है, खोखला चालक है, चल जाएगा। कुचालक है तो कुचालक में अगर ठोस है तो कहानी अलग है। कुचालक में ही अगर खोखला है तब भी सेम कहानी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सर मुझे इस चैप्टर का एक ही डीएसए मिला है। बेटा अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बुरा हुआ है। मैं जबकि बोल के गया था, मैंने बोला भी था कि बच्चों को डीएसए टाइम पे पहुंचा देना। मैं एक बार बात करूंगा, अगर ऐसा है, सच में ऐसा है, मैं अभी आपके इस मैसेज को आगे भेज देता हूँ। रुक जाओ, क्योंकि ये तो बहुत गलत हुआ। मुझे लगा कि आपको मिल रहे होंगे डीएसए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो रुक जाइए, रुक जाइए, है ना। एक मिनट दे दो बेटा। आगे भेज दिया मैंने। हाँ यस सर, डीएसए नहीं मिला था पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन अगर आपको नहीं मिला है ना, तो अब मैं क्लास के बाद अब मैं बात करूंगा बेटा जी। अब मैं क्लास में तो कैसे छोड़ के जाऊं, मजबूर हूं, लेकिन क्लास के बाद इस पर बैठकर बात किया जाएगा, इस पर बैठकर गहन विचार किया जाएगा कि आखिर बच्चों को डीएसए क्यों नहीं भेजी। ठीक है, यू डोंट वरी। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब इसमें कुछ छोटे से पॉइंट हैं, उसके बाद सवाल हैं। कितने बच्चे तैयार हैं आज सवालों के लिए बेटा? आज की क्लास सिर्फ सवालों के ऊपर है। एक दो छोटे से पॉइंट हैं, जो लास्ट टॉपिक रह गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, वो और देख लो। गोलों के कारण मैंने बता दी, रेखीय रूप से आवेश वितरित है उसके कारण से मैंने बता दी। अब एक चद्दर होगी, चद्दर के कारण से, है ना। तो एक छोटा सा टॉपिक आप लिख सकते हो, है ना। सममित आवेश वितरण की स्थिति में, सममित आवेश वितरण मतलब एक समान रूप से आवेश वितरित है स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउस के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। इसके लिए गाउसीय पृष्ठ को इस प्रकार से लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र इसके विभिन्न फलकों के या तो समांतर हो या लंबवत हो। क्या बोला है उन्होंने, बहुत ध्यान से सुनना। गाउसियन पृष्ठ हमेशा ऐसे लिया जाएगा जो विद्युत क्षेत्र के या तो समांतर हो या लंबवत हो। समांतर होगा तो थीटा 0 है ना। विद्युत क्षेत्र जो है वो समांतर होगा तो थीटा 90 होगा, लंबवत होगा तो थीटा 0 होगा। सर उल्टा बोल रहे हो? हाँ, अगर ये सतह है और विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इस केस में थीटा 0 है, क्योंकि एरिया वेक्टर लंबवत होगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, क्षेत्रफल सदिश, है ना। तो अगर लंबवत है तो थीटा 0 है, समांतर है तो थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि एरिया वेक्टर फिर ऐसे आएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमेशा इसी तरीके से सिलेक्शन करना है। उदाहरण के लिए सिग्मा आवेश घनत्व वाली, है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व वाले एक समतल आवेशित चद्दर की कल्पना करें।
समतल आवेशित चद्दर की कल्पना करें। ध्यान से सुनना, इसके समीप एक बिंदु P पर, इसके समीप एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए, जो कि चित्रानुसार S अनुप्रस्थ काट के एक पिल बॉक्स के रूप में, अब हमें इसका डेरिवेशन करना है, हमें इसका डेरिवेशन करना है। एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें। पिल बॉक्स है ना, टैबलेट, जैसे कैप्सूल होता है ना, दवाई लेते हैं ना, दवाई, तो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल, इसको बोलते हैं पिल बॉक्स। पिल होती है दवाई, वैसे दवाई जैसा है ना, पिल बॉक्स। कल्पना करें गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश सिग्मा इंटू एस, पृष्ठीय आवेश, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पता है, इंटू कुल क्षेत्रफल से गुना कर दो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एस है, तो सिग्मा इंटू एस कुल आवेश तथा पिल बॉक्स से संबद्ध जो फ्लक्स होगा। अब कुल आवेश पता है तो ES प्लस 0 प्लस ES 2ES होगा, क्योंकि E वक्रीय पृष्ठ के समांतर तथा समतल फलकों के लंबवत है। अब आपको इमेजिन करवाता हूं, ये है मेरे पास एक आवेशित चद्दर, इसको थोड़ी देर भूल जाओ, अभी के लिए बिल्कुल पतली सी आवेशित चद्दर है। इसके कारण से, इस चद्दर के कारण से इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा और इसका क्षेत्रफल है S, तो इस पर कुल आवेश आ जाएगा सिग्मा इंटू एस, कुल आवेश आ जाएगा सिग्मा इंटू एस। तो इस पर हमने एक इमेजिन कर लिया, एक गाउसियन सरफेस, तो हमने एक पिल बॉक्स, अब देखिए, या तो लंबवत गाउसियन सतह इस तरीके से मानिए, या तो लंबवत या समांतर, विद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल सदिश इधर है, तो इसके कारण से, अच्छा यहां पर थीटा 0 है, तो इसके कारण से जो फ्लक्स है वो E इंटू एस है। सिमिलरली इसके कारण से जो फ्लक्स है वो E इंटू एस है। अरे यार है ना, अरे है ना भाई, थीटा इसमें भी 0 है। लेकिन अब इसके कारण से देखेंगे तो ये ऐसे है ना, पिल बॉक्स है ना, तो क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ है और क्षेत्र इधर है, और विद्युत क्षेत्र इधर है, तो थीटा इसमें 90 है तीसरी सतह में, ये दूसरी सतह है और ये पहली सतह है। तो पहली के कारण ES, तीसरी के कारण ES, ES और ES 2ES, तीसरी के कारण से तो 0 है, अगर तीसरी के कारण से 0 है, फ्लक्स 0। वही बताना है कि इस पिल बॉक्स से संबद्ध फ्लक्स 2ES है। यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में आई? पहले इतना बताओ। हाय बेटा विकास, हाँ कोई बात नहीं बेटा। अगर आप लोग आज थोड़ा सा जल्दी समझने की कोशिश करोगे तो मैं आपको सवालों पे लेके आऊंगा जल्दी। क्लियर है? अब अतः गाउस नियम से जो फ्लक्स है, कुल फ्लक्स, अच्छा गाउस का फ्लक्स क्या, गाउस का नियम क्या बोलता है? Q 1/ε0 गुना होता है Q इनसाइड। कुल फ्लक्स कितना आया? 2ES आया कुल फ्लक्स। अरे मेरे भाई, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q इनसाइड बाई ε0, और इसी को तो तुम फ्लक्स नाम देते हो। तो ये आपस में बराबरी तो की है मैंने कोई पाप थोड़ी ना किया है भाई। अरे यार, तो कुल फ्लक्स 2ES और कुल आवेश कितना है? स्मॉल q मान लो, यहां पर कैपिटल Q नहीं मान रहे हो तो स्मॉल q मान लो, तो ये आ जाएगा Q इंटू Q बाई ε0। तो यहां से अच्छा Q की वैल्यू कितनी है? सिग्मा, तो 2ES सिग्मा S बाई ε0, S से S कट जाएगा तो E आ जाएगा। E आज के बाद याद रखना सिग्मा बाई 2ε0, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला याद रख लो। हालांकि डेरिवेशन बता चुका हूं,
अगर डेरिवेशन याद रखना है डेरिवेशन भी आ जाना चाहिए, पर परंतु ये फॉर्मूला याद रखोगे। एक आवेशित चद्दर है, बहुत बड़ी आवेशित चद्दर, अनंत लंबाई की मान लो, उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर है? ये आया है ए के लिए, चित्र ए के लिए। क्लियर है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फ्लक्स 0, क्यू भी 0 हो जाएगा, परंतु क्यू बराबर 0, ई बराबर 0। अब ध्यान से सुनना, ई शून्य हो, अगर विद्युत क्षेत्र 0 है तो आवेश 0 है, परंतु अगर आवेश 0 है तो फ्लक्स 0 है, परंतु विद्युत क्षेत्र शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यदि एक द्विध्रुव रख दूं तो नेट आवेश 0 है, जिससे नेट फ्लक्स 0 है, परंतु विद्युत क्षेत्र 0 थोड़ी ना होगा। इसलिए बच्चों यहां से एक सवाल बनता है आपके नीट के अंदर, आपकी जेई के अंदर क्या सवाल बनता है कि अगर आवेश 0 है, अगर विद्युत क्षेत्र 0 है, आवेश 0 रहा होगा, फ्लक्स 0 है, लेकिन अगर आवेश 0 है, फ्लक्स 0 है, परंतु विद्युत क्षेत्र 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आवेश को तो मैं 0 प्लस और माइनस से भी कर सकता हूं कि समान आवेश विपरीत प्रकृति का अगर मैं रख दूं, एक धन और एक ऋण, दैट इज कॉल्ड द्विध्रुव। तो ये याद रखना। अब आ जाते हैं नोट पर। अब सुनो, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने डेरिवेशन करवाया है ना बेटा, ये चित्र 1 के लिए है, चित्र ए। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि अगर हम चित्र बी पर चलते हैं, यदि समतल आवेशित चद्दर के स्थान पर, हटा दो समतल आवेशित चद्दर, एक आवेशित चालक को लिया जाए, चित्र बी, तो विद्युत क्षेत्र 0 है चालक के अंदर। याद करो, खोखले गोले के कारण से, खोखला गोला था, आवेश सारा की सारा ऊपर था, सतह पर था, गोले के अंदर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल, सारा याद करना। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। याद करो, खोखले गोले के कारण से और ठोस गोले के कारण से, परंतु होने वो चालक चाहिए। ठोस है तो चालक है, खोखला है तो चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, विद्युत क्षेत्र अंदर 0 होगा। ये बात याद रखना। तो आपको ये याद रखना है कि अगर चालक शब्द है तो विद्युत क्षेत्र इनसाइड 0 है, अतः फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ES, तथा इस स्थिति में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस परिणाम का सत्यापन इस तथ्य से किया जा सकता है कि R त्रिज्या वाले एक आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या, भी अभी पिछली क्लास में निकाला है हमने, R त्रिज्या के एक आवेशित गोला है, उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/R², कैपिटल R, त्रिज्या कैपिटल R थी। और इसी को अगर मैं सिग्मा के पदों में लिखूंगा तो Q बराबर सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया, Q इंटू 4πr², एरिया मतलब सरफेस एरिया। इस Q की वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिए, Q की वैल्यू को उठाकर यहां रखोगे तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आप ऐसे याद रखना, अगर अनंत लंबाई की एक ऐसी चद्दर दे रखी है, चालक नहीं दे रखा, तब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करूंगा, और अगर ये दे रखा है चालक है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करूंगा। यहां रखना, यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, ये बात याद रखी जाए। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? क्या गुरुजी बिल्कुल भेजे में उतर गई? पहले बताओ यहां तक की कहानी कितने बच्चों को समझ में आई, फिर सवाल करवाऊंगा। हर एक बच्चा मुझे बता दे, हर एक बच्चा।
क्लियर है बेटा मुस्कान? चलें सवालों पे चलें। आओ पहला सवाल करते हैं। बिल्कुल, अच्छा ये खुद से कर लेना है ना, मेरी प्यारी बिंदु लगा लो, इनको खुद से कर लेना। अब सवालों पे चलता हूं, मजा आएगा। सवाल जो है बहुत ही प्यारे हैं लेकिन बेसिक्स है, ये सारे आप कर लेना, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। मेरी प्यारी बिंदु है। यहां से अब मैं कहानी को शुरू करता हूं। प्रश्न नंबर 1, मजा आएगा, मैं सही कह रहा हूं, मजा आएगा। और सवाल आया है जेईई एडवांस्ड 2014, जेईई एडवांस्ड 2014 का सवाल है। और सवाल ये है, मैं आपको सवाल समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। संलग्न चित्र में, अब ध्यान से सुनना, अगर सच में पूरा आज ही खत्म है चैप्टर, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करूंगा, अगली क्लास में उसको भी जल्दी खत्म करूंगा, फिर विद्युत धारा पे आ जाऊंगा। संलग्न चित्र में दर्शाए गए 3 परावैद्युत गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः r/2, r और 2r, r/2, r और 2r, आवेश q, 2q और 4q क्रमशः एक समान रूप से वितरित है। यदि बिंदु P जो प्रत्येक गोले के केंद्र से r दूरी पर है, पर गोले 1, 2 और 3 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्रमशः E1, E2, E3 है। तब पिछले क्लास में जो लेक्चर लिया था ना, पूरा उस पर आधारित है। सिर्फ वो डेरिवेशन भी अगर समझ में आया होगा ना, ये सवाल खींच के मारता तू मुंह पे, हाँ या ना? कितने बच्चों को फील आया कि गुरुजी हम कर तो सकते हैं इस सवाल को? देख बेटा, देख बेटा, पहला है त्रिज्या है r/2, ध्यान से सुनना, एक एक करके लेते हैं। ये गोला नंबर 1 है, गोला नंबर 1 है, इस पर आवेश q है। हमें एक चीज जो है वो फिक्स दी है कि कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R दूरी पर बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो याद करो हम कैसे निकालते थे, याद करो। अब स्मॉल r बराबर कैपिटल R है तो गोले से बाहर निकल जाओगे। तो जो पहला केस है ना, बेसिकली वो गोले से बाहर का दिया है। कैसे करोगे? जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु को पकड़कर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लीजिए। अब विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से वितरित है, इसको मैंने E1 नाम दे दिया, और एरिया वेक्टर भी इधर है। थीटा का वैल्यू 0 है। गाउस का नियम, क्लोज सरफेस, इसीलिए कहता हूं पिछले लेक्चर का डेरिवेशन याद होता, आज ये सवाल तेरा होता। क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन EDS cos थीटा cos 0 समेशन, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, Q/ε0। cos 0 1 है, यहां E1 लिख दो, ds इस पूरे का गॉसियन, यहां पर जो क्षेत्रफल रखते हैं वो किसका रखते हैं, गॉसियन पृष्ठ का। तो 4πr² Q/ε0। तो E1, तो जो E1 आएगा वो आ जाएगा Q/4πε0 r²। बोलो क्लियर है? अब दूसरे गोले पे चलते हैं। दूसरा गोला R त्रिज्या का ही है, लेकिन उस पर आवेश 2q है, ध्यान रखना, भूल मत जाना। अच्छा, मैंने यहां कुछ गलती कर दी क्या? नहीं करी, सही है। आए आए आए, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा।
दूसरा गोला, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चल, आर त्रिज्या का है और आर दूरी पर ही, और यहां पर भी ये बिंदु P है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, ये बिंदु P है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इस गोले को, इसको पकड़कर एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेंगे, वही थीटा बराबर 0 या मैं सीधा, बस इस पे याद रखना आवेश 2q है, आवेश 2q है, इतना याद रखना बस। तो देखो अब देखना, गाउसियन, गाउस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एक समान रूप से वितरित है, E कांस्टेंट है, क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, E S ds cos 0 q इनसाइड कितना है कुल आवेश 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, E2 बाहर ले लो, इसका 4 पाई त्रिज्या भी r स्क्वायर cos 0 1 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर 2q। यार सर E2 दुगना है E1 से, E2 थोड़ा ज्यादा है E1 से। अब E3 निकालते, E3 में यार थोड़ा सा सिस्टम दूसरा है। अब ये 2r त्रिज्या का है और r दूरी पर निकालना है, मतलब गोले के अंदर सारे केसेस करवा दिए, ये नालायक, गोले के बाहर करवा दिया, गोले की सतह पर करवा लिया, गोले के अंदर करवा दिया। देख तीसरा है ना, ये दूसरा गोला था, अब तीसरा गोला ये है 2r त्रिज्या का, यह है तीसरा गोला, यहां से स्मॉल r बराबर कैपिटल R, बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3, इस बिंदु को पकड़कर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लो, वही है। अब इसमें ध्यान रखना, बस इसमें वही है, इतने में इतना तो इतने में कितना, है ना, चालक की बात नहीं करी है ना। तो E3 की डायरेक्शन तो ये होगी, n कप्पा ये है, थीटा की वैल्यू तो 0 है। अब पूरे के ऊपर, इस पूरे के ऊपर 2q आवेश है, लेकिन इसमें कितना आवेश है q डैश। अब सुनना, अब ध्यान से सुनना, 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब मतलब इस पूरे की त्रिज्या 2r है, 4, अबे गोला भी तो 2r त्रिज्या, इसलिए ध्यान से सुनना, 4/3 पाई r की जगह 2r, क्योंकि गोला 2r का, मैंने जो डेरिवेशन करवाया था वो r का था, r क्यूब में 2q आवेश है, q आवेश नहीं है, समझ में आया। तो इतने में कितना आ जाएगा, तो एक में कितना आ जाएगा 2q बाई 4/3 पाई 2r क्यूब। तो इतने में कितना आवेश आ जाएगा q डैश में, q डैश में आवेश कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे 2q बाई 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, ये गाउसियन पृष्ठ का आयत, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, यहाँ 8 आएगा, तो q डैश जो हो जाएगा वो 2q बाई 8 आ जाएगा, जिसको मैं q बाई 4 बोलूंगा। यानी कि इसमें, तो मैं समझ में आ रहा है क्या, यानी कि इसमें केवल और केवल q/4 आवेश है। अब लगा लो अगेन गाउस का नियम, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E3 डॉट ds q इनसाइड समेशन ऑफ q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, E3 बाहर ले लो, या चलो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन EDS cos थीटा की वैल्यू 0 है, q अंदर, अंदर कितना आवेश है q डैश cos 0
1, E3 को बाहर ले लो, ds किसका क्षेत्रफल, गाउसियन, तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। सर मामला सेट है, E3 आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और 1/4। अब ध्यान से सुन, सबसे ज्यादा किसका है, देख इधर Q/, इतना है, इसको भी मैं अगर ऐसे लिख दूं, Q/, इतना है, ये 2 से गुना हो रहा है, ये इतना है, और ये 4 से भाग दे रहा है, तो सबसे कम E3 है, सबसे ज्यादा E2 है, तो सबसे ये आएगा E3 लेस देन 4Q है सर, 2Q नहीं है। हाँ मेरे से क्या हो गया, मैंने गलती कर दी क्या, अरे यार ये गलती कर दी ना मैंने, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो भाई, 4Q है ना यार, ये नालायक हो, बोलते भी नहीं हो, सवाल सुनते जा रहे हो, ये 4Q है ना, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो यार, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो भाई। 4Q है तो 4Q तो यहां पर आ जाएगा 4Q/, बाकी तो सब सेम है ना, Q/8, यानी कि यहां पर Q/2 आवेश है, तो ये आ जाएगा Q डैश, और यहां पर Q/2 आ जाएगा, तो ये यहां पर चला जाएगा 1/2। अब चेक करो, ये 1/2 से भाग है, ये नॉर्मल है, और ये 2 से गुना है, आंसर तो यही आएगा, E3 लेस देन। अब देखो सबसे ज्यादा किसका है, अरे यार ऐसे ऐसे जमा के लिखो इसको, E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E2 E1 E1 E3 E2 E1 E3 E2 E1 E3, ऑप्शन नंबर सी। बता सवाल होते हैं कि नहीं होते, बता सवाल होते हैं कि नहीं होते। मेरा तो हो गया यार, मैंने तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाया सर, जेई एडवांस का सवाल है, जेई एडवांस का सवाल, मैंने तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जो डेरिवेशन थे ना बस वो मुझे पता था, बोल फील आया नहीं आया, कसम है तुम्हें तुम्हारे एग्जाम की, अगर तुम नहीं बोलते हो कि सर फील नहीं है फिजिक्स में, बोल। अरे कुछ भी नया है क्या इनमें, सुस्त हो यार बच्चों, यार आप लोग क्या पढ़ाऊं बताओ, मेरा मन ही नहीं करता फिर ऐसे सुस्त बच्चों को। ये नोट कर लेना, एक सवाल और लाया हूं मैं, सवाल जो है ना ये 2009 में आया है, और प्रश्न नंबर 2 है। डायग्राम आपको दिख रहा है, सवाल आपको दिख रहा है, फील है, हाँ भैया। विकास सैनी, क्लियर है, प्रियांशु बेटा, मोहन मिश्रा, हाँ प्रियांशु क्लियर है बच्चे। अब देखो कितना प्यारा सवाल है, सिर्फ डराया है, आप इस सवाल को पढ़िए, जेई एडवांस का सवाल है ये भी, सिर्फ डराया है इस सवाल में, अगर आप चाहो तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूं, नहीं करूंगा, छोड़ो। हाँ त्रिज्या A/4,
की एक डिस्क, एक a/4 की है ना, त्रिज्या है a/4 की एक डिस्क पर एक समान रूप से वितरित 6 कूलाम आवेश हैं और यह XY तल में इस प्रकार रखी है कि इसका केंद्र -a/2, 0, 0। मजा आएगा, मजा आएगा। पर है ए लंबाई की एक छड़ जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है और वो 8 कूलाम है। एक्स अक्ष पर x बराबर a/4 से x बराबर 5a/4 तक में रखी है। मजा आएगा, मजा आएगा। दो बिंदु आवेश -7 कूलाम तथा 3 कूलाम क्रमशः a/4, -a/4, 0, -3a/4, 3a/4, 0 पर रखे हैं। एक घनीय सतह 6 सतहों x बराबर +-a/2 +-a/2 y बराबर और z बराबर +-a/2 से बनी है। इस घनीय सतह से गुजर रहा वैद्युत फ्लक्स है। इस घनीय सतह से, अब देखो बेसिक्स क्या बोलते हैं कि इस घन के अंदर कुल कितना आवेश परिबद्ध है, बस वो निकाल लो, आंसर है। बस सुन, सिस्टम दिखाता हूं तेरे को। इधर आ, सवाल देख लिया तूने एडवांस का? सवाल देख लिया? अब देख सवाल का सॉल्यूशन देख। तू भी बोलेगा है सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ। ये घन बना दिया। अब घन बना दिया, ध्यान से सुनना। ये बिल्कुल मध्य में, यहां नहीं, बिल्कुल मध्य में है ना। ये XY अक्ष आ गया, थोड़ा थोड़ा फील है। ये मूल बिंदु है। घन की भुजाएं दे रखी हैं क्या? +-a/2, यानी कि बेटा जी ये यहां मूल बिंदु ले लिया, यानी कि ये +a/2 है तो ये -a/2 है। अब समझ में आया? पूरी भुजा A है, पूरी घन की भुजा A है, तो सेंटर पे रखा है तो इधर +a/2 तो इधर -a/2। इसी प्रकार y वाला भी ले लो, सिमिलरली +a/2 -a/2। समझ गए क्या आप? अरे आप समझ गए क्या? हाँ या ना? अब सुनो, a/4 डिस्क, a/4 की एक डिस्क, त्रिज्या a/4 है, ये a/2 है, यानी कि ये जो चकती होगी ना बेटा, ये चकती कुछ ऐसी रखी होगी a/4 पर, है ना। आधी बाहर निकल रही होगी, क्योंकि यहां से भी अगर मैं लेता हूं, इसको पकड़कर भी अगर मैं वो बनाता हूं, तो ये a/4 है, यानी कि इस घन के अंदर केवल आधी चकती ही अंदर आ रही है। इस घन के अंदर केवल आधी चकती आ रही है। आधी चकती तो घन के बाहर है, मुझे आधी चकती से मतलब नहीं है जो बाहर है, मुझे तो उसके अंदर कितना एक समान रूप से। अब पूरी चकती पर एक समान रूप से 6 कूलाम आवेश है पूरी पर, तो आधी पर कितना होगा? आधी पर 3 कूलाम। भाई पूरी पर 6 है तो आधी पर 3, एक समान रूप से वितरित है, तो यहां से मुझे 3 कूलाम मिल गया। चकती का काम खत्म। अब छड़ का काम करते हैं।
छड़ रखी हुई है x बराबर प्लस a बाई 4, यानी कि यहां से लेके और वहां तक जा रही होगी 5a/4। मुझे केवल इतना बताना है कि a/4 छड़ का हिस्सा ही अंदर है, चौथाई हिस्सा ही अंदर है, बाकी जो 3a/4 लंबाई की जो छड़ है वो बाहर है। कोऑर्डिनेट होंगे ना, मैं कह रहा हूं इसका कोऑर्डिनेट है 5a/4 और इसका कोऑर्डिनेट है a/4। छड़ की लंबाई तो 5a/4 में से a/4 गई, अभी भी a ही है ना, छड़ की लंबाई तो a ही है ना, लेकिन जो छड़ का कोऑर्डिनेट है ना a/4, उससे पता चलता है कि केवल 1/4 छड़ ही अंदर है। अब पूरी की पूरी छड़ पर, a लंबाई की छड़ पर 8 कूलाम आवेश है, तो चौथाई छड़ पर 2 कूलाम आवेश अंदर होगा। तो मुझे इस घन के अंदर केवल 2 कूलाम आवेश नजर आया। अच्छा, माइनस, अब देखो 2 बिंदु आवेश भी रखे हैं, माइनस के 7 कूलाम कहां रखा हुआ है, ये रखा है प्लस a/4 माइनस a/4, यानी कि ये तो a/2 a/4, यानी कि कहीं यहां पर होगा, पक्की बात है यहां पर होगा तेरा माइनस के 7 कूलाम, लेकिन 3 कूलाम जो है ना वो बाहर होगा, क्योंकि इसके निर्देशांक -3a/4, -3a/4 का मतलब है कि यहां कहीं बाहर होगा 3 कूलाम, अंदर नहीं होगा गोले इसके घन के। तो अब फ्लक्स कैसे निकालते हैं सर? समेशन ऑफ q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आवेश परिबद्ध है, कुल फ्लक्स निकल जाएगा टोटल, कुल कितना, और आवेश अदिश राशि है, सीधा सीधा जोड़ दो, तो 3 और 2 5, अरे 3, अच्छा ये -7 है ना, हाँ -7 है बेटा, ये ना 7 नहीं है माइनस, तो 3 और 2 5, 5 और -7, माइनस के 2 कूलाम बाई नीचे एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा -2/एप्सिलॉन नॉट, -2c और लिख दो, -2c/एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बताओ, -2c/एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है भाई इस सवाल में, सिर्फ डराया है। इमेजिन करते सवाल आपका था, इमेजिन करते सवाल आपका था। बहुत से बच्चों को तो हवा ही नहीं लगी, बहुत से बच्चों को मास्टर पता नहीं क्या ही पढ़ाया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था सवाल टफ नहीं है, क्वेश्चंस की ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे, सवाल आएगा वहीं में से जो जहां से मैंने पढ़ाया है, बस आएगा थोड़ा डिफरेंट लेवल का, सोचना पड़ेगा। डिजाइनिंग है ना, ये तो बेसिकली डिजाइनिंग पार्ट में चला जाता है, फिर वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में नहीं जाता। अब वो डिजाइन किसी भी तरीके से किया जा सकता है सवाल, है ना, उसके कॉज को पकड़ो, उसके बेसिक नेचर को पकड़ो, सवाल हो जाएगा। एडवांस है क्या? अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं, एडवांस है क्या? सवाल टफ थोड़ी ना आते, इतना तो आता है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन हमें 30-40% पेपर तो वो क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, वो होंगे पेपर में। कितने बच्चों को सवाल समझ में आया? नहीं आया यार, अरे हो या नहीं हो तुम लोग? कितने बच्चे हैं यहाँ पर क्लास में? सिमिलरली नीट में भी है, नीट में भी इसी तरीके के सवाल पूछ सकते हैं आपसे, टफ नहीं ना है सवाल। एक भी बच्चे ने मुझे मैसेज में नहीं बोला क्या सर समझ में आ गया। आया बेटा, मुस्कान, शिव, पंकज, अगला सवाल करोगे? चलो यार ये सवाल कर लो, ये थोड़ा सा हल्का सवाल लेके आया हूं मैं, पर ये सवाल में कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। कितने बच्चों को लगता है सर हम करेंगे इस सवाल को? चलो सवाल करके दिखाओ, सवाल करके दिखाओ, क्योंकि ये सवाल तो मैं आपको छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं है इस सवाल में।
इसके बाद वाला सवाल बहुत खूबसूरत है। अगर तुम्हें फिजिक्स की खूबसूरती ही देखनी है ना, तो उसके बाद वाले सवाल में देखना, सच बता रहा हूं। अरे ये वाला सवाल कर लोगे, चलो डायग्राम बना के नहीं समझा दूंगा, कर लोगे। सदिशों का, थोड़ा बहुत सदिशों का ज्ञान होना जरूरी है। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत सदिशों का ज्ञान होना जरूरी है, कर ले जाओगे। यस, चलो मैं ही करवाता हूं, सुनो। दो बिंदु आवेश हैं बेटा, सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ूंगा। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। सुन ले, ये मूल बिंदु है, दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 को एक्स अक्ष पर क्रमशः x बराबर 1 मीटर, ये है x बराबर 1 मीटर, ये डिस्टेंस है तेरी 1 मीटर की, और यहां पर तुम्हारा Q1 आवेश रखा है। Q1 की वैल्यू मुझे पता है ना, Q1 बराबर कितना है, √10 माइक्रो कूलम, कैलकुलेशन के लिए दिया है। Q2 जो है वो -25 है और वो 4 मीटर पे दिया है, तो यहां पर होगा तुम्हारा Q2, ये x बराबर 4 मीटर पर है, और यहां पर है तुम्हारा Q2, और Q2 की वैल्यू भी मुझे पता है। Q2 जो है वो नेगेटिव है ना, माइनस के 25 माइक्रो कूलम है। ध्यान से सुनना कहानी को। अच्छा, y अक्ष पर बिंदु y बराबर 3, y अक्ष यहां पर y बराबर y बराबर 3 मीटर पर ये बिंदु है। नाम इसका हमने रखा नहीं है, बिंदु पर नाम रख देते P पर। नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है, बहुत सिंपल। सर ये धनावेश है, इसके कारण से और इसके कारण से ये होगा। अब ये धनावेश है तो बेटा जी इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ले लो, पहले आवेश के कारण से, और ये ऋणावेश है तो इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी के अनुदिश ले लेंगे। ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर ऋणावेश होता है तो उसी की ओर बना लेना, और धनावेश है। एक काम और करो जो आपका रह गया है, और वो ये कि सर अगर मैं इस एंगल को θ1 मान लूं, अगर ये थीटा है, ध्यान से सुनना बेटा, क्षैतिज के साथ ये थीटा है तो ये थीटा, और इसको मान लो बेटा जी आप θ2, अगर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी θ2 है। Q1 और Q2 की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। Q1 है √10 माइक्रो कूलम, Q2 है, अब सुन,
अगर मैं इसके घटक ले लूं, E2 के घटक लूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा 2 E2 sin थीटा 2। भाई मैंने तो इसके घटक ही तो लिए, सॉरी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इस E1 के घटक भी ले लूं, तो E1 cos थीटा 1 E1 sin थीटा 1, ये वाली डायरेक्शन को I कप्पा, ये वाली डायरेक्शन को J कप्पा। तो अगर बेटा मैं E1 लिखूं, E1 कैसे लिखूंगा, तो माइनस के E1 cos थीटा 1 I कप्पा प्लस के E1 sin थीटा 1 J कप्पा। अगर मैं E2 लिखूं, E2 cos थीटा 2 I कप्पा माइनस के E2 sin थीटा 2 J कप्पा। E1 E2 निकाल लो, थीटा 1 थीटा 2, cos थीटा 1 cos थीटा 2, sin थीटा 1 sin थीटा 2, और सदिश योग कर दो। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो E1 सदिश प्लस E2 सदिश, दो सदिशों को जोड़ दो, सीधा सीधा आंसर है। बस मैं आपको E1 की वैल्यू बता देता हूं। अब बिंदु आवेश है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये √10 हो जाएगा। तो KQ, तो KQ की वैल्यू Q1 की वैल्यू कितनी है, √10 माइक्रोकुलाम बटे R स्क्वायर, R √10 का स्क्वायर। E1 आ गया। E2 कैसे निकालेंगे, Q2 कितना है 25, अब माइनस मत रखना, माइनस से तो ये दिशा दिखा दी मैंने, 25 माइक्रोकुलाम बटे ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर। E1 E2 आ गया। cos थीटा 1 निकाल लो। cos थीटा 1 कैसे निकालोगे, थीटा के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो 1/√10। cos थीटा 2 कितना निकालोगे, 4/5। sin थीटा 1 कितना निकालोगे, sin थीटा 1 कैसे निकालोगे, 3/√10। sin थीटा 2 कैसे निकालोगे, 3/5। सब कुछ पता है तुझे, देख क्या क्या पता चाहिए तुझे। E1 पता है, E2 पता है, cos थीटा 1 पता है, sin थीटा 1 पता है, cos थीटा 2 पता है, sin थीटा 2 पता है। वैल्यू रख, इनको जोड़, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। और आएगी कितनी, आएगी तो कितनी, ऑप्शन नंबर सी 63 I कप्पा माइनस 27 J कप्पा इंटू 10⁻²। ये तुम्हारा सवाल था। टफ है क्या, तुम लोग सोच रहे होंगे कि आज तो यार सारी धज्जियां उड़ा दी मास्टर ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आएगा, तो नोट्स ढंग से पढ़, जो पढ़ाया है ना वही है यार। सवाल करने वाले होने चाहिए आप में वो करेज होना चाहिए। क्या है वो करेज, दिखाओ मुझे कि ले मास्टर हम में है वो करेज, बोलो। अरे यार सुस्त बच्चे बैठ गए क्लास में मेरी में यार, पसंद ही नहीं है मेरे को सुस्त लोग, ना बच्चों में पसंद है ना लोगों में पसंद है। दिमाग के सुस्त नहीं, दिमाग के एक्टिव बंदे चाहिए। चलो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सवाल मेरी लाइफ में, मुझे बहुत पसंद है ये सवाल। ऐसा नहीं कह रहा कि अकेला यही सवाल है जो बहुत सुंदर है, पर खूबसूरत सवालों में अगर गिनती की जाए तो इसकी भी गिनती जरूर करूंगा मैं। एक से अधिक उत्तर सही है। जेई एडवांस्ड
2013 में आया ये सवाल, खूबसूरत सवाल। एक से अधिक उत्तर सही लिख लो पहले तो, एक से अधिक उत्तर सही, एक से अधिक उत्तर सही। बच्चों सवाल पढ़ लो, अब मेरे भरोसे मत बैठो, सवाल पढ़ो और सवाल क्या कह रहा है इसको समझो, सवाल को समझो पहले तो। मेरी शक्ल मत देखो, मेरी शक्ल देखने से कुछ नहीं होगा, सवाल करने से सिलेक्शन हो जाएगा। आओ मैं सवाल दिखाता हूं तुम्हें, तुम्हें थोड़ा फील कराता हूं, तुम्हें रियल फिजिक्स पे लेके चलता हूं अब मैं। जो पढ़ाया, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, जो पढ़ाया ना अब तक वही यूज होगा, नया कुछ भी यूज नहीं होना, ये तो क्लियर है। जो पढ़ाया वो, अब जो तूने पढ़ा वो कितना समझा वो डिपेंड करता है तेरे ऊपर। हर एक वर्ड में बहुत तगड़ी चीजें छुपी है। सुनो, दो आर व 2r त्रिज्या, और जैसी सवाल एक बार में पढ़ो दिमाग में रह जाना चाहिए। अब मेरे दिमाग में आर और 2r त्रिज्या के दो त्रिज्या वाले अचालक ठोस गोले, एक तो कुचालक है वो और ठोस गोले हैं, याद रह जाने चाहिए। आर और 2r त्रिज्या है, अचालक है, ठोस गोला है। सवाल पढ़ना आना चाहिए को जिन पर क्रमशः रोवन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, आयतन घनत्व, क्या बोलते हैं यार, आयतनी आवेश घनत्व रोवन और दूसरे वाले का रो2 एक समान रूप से और वितरित है। ये भी बहुत अच्छा दे दिया, एक समान रूप से, नहीं तो फलन दे देते, स्मॉल आर का फलन दे देते, तब तो लग गई भैया हमारी लंका। एक समान आयतन आवेश घनत्व है, एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा गया है। दोनों गोलकों के केंद्रों से, देखो पूरा डायग्राम बनाऊंगा, गुजरती हुई रेखा खींची जाती है। अब सुनो, इतना पढ़ने के बाद हम डायग्राम बनाएंगे। अब सुनो, ये छोटा गोला और ये बड़ा गोला बन गया एक ही बार में, टेंशन हो रही थी मेरे को। ये छोटा गोला, ये बड़ा गोला, इसकी त्रिज्या है r और इस बड़े वाले की भी त्रिज्या है r। इसको नाम दे देते O, इसको नाम दे देते O डैश, और केंद्र से ये एक रेखा गुजर रही है। यहां तक मामला समझ में आया? फिर से पढ़ो, R और 2r त्रिज्या के दो गोले हैं, अचालक ठोस गोले हैं। अचालक या कुचालक एक ही बात है ना, दोनों एक ही शब्द हैं, कुचालक है। और सबसे मजे की बात, ठोस गोले हैं और आयतनीय आवेश घनत्व एक समान रूप से आवेश वितरित है। इस पर r त्रिज्या वाले पर, r त्रिज्या वाले पर रो1 है, इस पर रो1 है, इस पर रो2 है। एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा गया, दोनों गोलकों के केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा खींची जाती है।
दोनों गोलों के केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा खींची जाती। अच्छा, अब सुन, इस रेखा पर छोटे गोलक के केंद्र से 2r दूरी पर नेट विद्युत क्षेत्र 0 है। नेट छोटे गोलक से, अब छोटे गोलक से 2r दूरी पर जब आप जाओगे तो छोटे गोलक से 2r दूरी का मतलब है यहां पर हो गया बिंदु P। नहीं समझे? अब इसको आप इस नजरिए छोटे, अरे यार यही तो है 2r दूरी, यही तो है 2r दूरी। अरे यार ये तो 2r, ये तो अलग है ना 2r। जहां पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। आप बिंदु P को देखो ध्यान से, आपको ऐसा लगेगा क्या बिंदु P पर नेट अगर 0 है तो छोटे गोले के तो बाहर है, छोटे गोले से तो बाहर है और बड़े गोले के अंदर है। मामला सेट है। ये केस है छोटे गोले के अंदर वाला, छोटे गोले से बाहर का E1 लिख दूंगा और बड़े गोले के कारण से E2 लिख दूंगा। मान लेते हैं इसमें दो आंसर क्यों आएंगे मैं वो बताऊंगा। पहले नॉर्मल अप्रोच, छोटे गोले से E1 है और बड़े गोले से E2 है और नेट अगर 0 है तो E1 और E2 परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। हाँ या ना? सर जी बी आया इसका आंसर। किसका बेटा, किसका बोल रही है गुड़िया? इसका बोल रही है? हाँ मेरे को निकाल लेने दे, मेरे को निकाल लेने दे बेटा। ओ बिटिया रानी मेरे को निकाल लेने देना, मेरे को आता नहीं है बेटा, मेरे को फिजिक्स नहीं आती बेटा, प्लीज मेरे को निकाल लेने देना। तुम समझो तो सही। करूँ सॉल्व करूँ? इस गोले के तो बाहर और बड़े के अंदर, इसका E1 इसका E2। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, इस पर आवेश कितना होगा, इस पर आवेश Q1 कितना होगा? सर Q1 होगा ρ1 इंटू 4/3 पाई r3। इस पर आवेश कितना होगा Q2, ρ2 इंटू 4/3 पाई r3। तो Q2 कितना आ जाएगा? ρ2 इंटू 4/3 पाई, 2 का क्यूब करोगे 8 r3। तो Q2 8 इंटू ρ2 4/3 पाई r3। अरे हाँ या ना? Q2 और अरे पर मुझे Q2 तो निकालना ही नहीं है, मेरे को तो दूसरी गणित करनी पड़ेगी। Q2 को मारो गोली, Q2 को मारो गोली अभी के लिए, पहले Q1 को सुलटाते हैं, है ना? अब देखना, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट। अब इसको ऐसे इमेजिन कर, पहले छोटे गोले के कारण से निकाला, E1 निकाल रहे हैं ना हम पहले, तो ऐसा नहीं लग रहा क्या गोले के कारण बाहर, अरे R त्रिज्या है, 2r दूरी पर पूछा है यानी कि बाहर, तो कितना लिखते थे याद है? फॉर्मूला सीधा सीधा लिख रहा हूं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, तो E1 बाहर आ जाता था, पूरा सरफेस एरिया गॉसियन पृष्ठ का लेते थे तो 4 पाई r²। गॉसियन पृष्ठ की तो 2r है ना, जिस बिंदु को निकालते थे उस बिंदु को पकड़कर एक गॉसियन समेशन ऑफ Q, तो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 कितना आया? E1 कितना आया सर? E1 आएगा, Q1 की वैल्यू है 4/3 पाई r3। Q1 की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे चला जाएगा 4 पाई, 2 का स्क्वायर करोगे 4 r²। अब देखना 4 पाई से 4 पाई गया, ये r² है, ये r³ है, तो एक r बचेगा,
है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा, है ना। तो E1 कितना आ जाएगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 4 पाई, हाँ हाँ हाँ, अच्छा रो तो रह ही गया ना, रो 1 तो रह ही गया। रो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, Q1 की वैल्यू डाल दी, और नीचे 4 पाई 4r²। तो E1 बराबर कितना आ जाएगा, रो 1 बचेगा, रो 1 इंटू आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 है तो 4 तिया 12 एप्सिलॉन नॉट। ये E1 आया, ये E1 आया। अब E2 निकालेंगे, ध्यान से सुनना, इसके बहुत लंबा सवाल है ये, आधा मैं करूंगा आधा तू करना। अब दूसरा जो बड़ा गोला है, ये तो 2r त्रिज्या का है, और तुझे r दूरी पर ही निकालनी है। तो इसको पकड़कर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करता ना। पूरे में आवेश 4/3 पाई आर क्यूब, और r की जगह 2r है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें जो कुल आवेश है, पहले कुल आवेश निकालना पड़ेगा, इतने में कितना आवेश आएगा। तो सीधा सीधा रो से गुना ही कर देते हैं, छोड़ो एक समान रूप से तो है ही है, तो रो 2 से गुना कर देते। इस पर इसमें कितना आवेश है, इसमें Q' आवेश है, और वो कितना आ जाएगा, रो 2 इंटू इसका पूरे का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये है इसमें। तो अब इसमें, अब इसका विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E2 इंटू, अरे यार इसके अंदर कितना आवेश है, इसके अंदर Q' ऐसे ही आएगा, आयतन ही आवेश घनत्व, आवेश प्रति एकांक आयतन पता है ना, इंटू कुल आयतन से गुना कर दिया इस गाउसियन पृष्ठ के। भाई मैथ तेज होनी चाहिए। E2 इंटू 4, अब इसका गाउसियन 4 पाई r², Q' कितना है, रो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एक r², तो यहां एक r रह जाएगा। तो E2 कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा रो 2 इंटू r/3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अच्छा प्लस माइनस, अब ध्यान से सुनना, E2 आ गया, E1 आ गया। अब ध्यान से सुनना, E1 कितना आया, ध्यान से सुनना मजा आएगा। E1 कितना आया, E1 आया रो 1 r बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना आया, E2 कितना आया, रो 2 r/3 एप्सिलॉन नॉट। अब देख बेटा, ये भी धनावेशित है, इसके कारण से भी इधर होगा। अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, अरे यार ऐसे देख, ऐसे देख, तू तो इन दोनों को जोड़ और इनको नेट 0 के बराबर कर दे, छोड़। नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो E1 प्लस E2 बराबर 0। तो रो 1 r/12 एप्सिलॉन नॉट बराबर रो 2 r/3 एप्सिलॉन नॉट। r से r गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, तो रो 1 और माइनस आ जाएगा, रो 1/12 बराबर रो 2/4 आ जाएगा। तो रो 1/4 बराबर माइनस रो 2, तुझे क्या चाहिए, रो 1/रो 2 चाहिए ना, रो 1/रो 2 आ जाएगा -4। पहला ऑप्शन तो आ गया मेरा -4। बट किसने बोला कि छोटे गोलक से r दूरी पर, सॉरी 2r दूरी पर, बोला है ना, छोटे गोलक से 2r दूरी इधर ही लो, मेरी मर्जी, छोटे गोलक से 2r दूरी इधर भी तो ले सकता था। अब यहां P' आता, यहां भी तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कर देता। तब
उस केस में भी, तब उस केस में भी E1 तो नहीं बदलता, परंतु इसके कारण से जो यहां से अंदर था, अब बड़े गोले के कारण से भी अब ये पूरा की पूरा देखना ध्यान से, ये 2r है, ये r 3r और ये पूरा 5r दूरी पर हो गया, इस गोले के कारण से 5r दूरी पर। तो E1 तो सेम था, है ना, ऐसे कर, E1 तो सेम था, दूसरी तरफ है ना, दूसरी साइड। तो मैं समझ आ रहा है क्या, E1 तो सेम है, E1 क्या है, E1 क्या है? अच्छा मैंने आंसर सही तो लिखे ना, मैं एक बार चेक भी कर लूं, मुझे थोड़ा सा डर लगता है भैया। मैंने एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि हो सकता है प्लस माइनस का अपन ने कहीं एरर कर दिया हो। किसी के पास है क्या इसके आंसर्स? मुझे तो आंसर्स भी नहीं पता, बस मैं तो किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। हाँ इसका आंसर, यार एक काम करो, अपन का आंसर इधर ए आया क्या, -4 नहीं आ रहा है यार, 4 आ रहा है, प्लस का 4। मैंने कहा ना कुछ तो अपन ने गलती कर दी है, -4 नहीं आ रहा, समान परिमाण, इसके कारण से इधर और इसके, सही तो है यार बेटा। यहाँ पर है ना E1 बराबर E2 करो, सॉरी है ना, यहाँ माइनस हटा दो बस, यहाँ माइनस हटा दो बस, है ना, यहाँ पर माइनस हटा दो, कारण बताता हूँ अभी कारण बताता हूँ, ठीक है। E1 बराबर E2, तो ये E1 बराबर E2 करने पर आएगा। अब कारण सुन, इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और ये भी तो धनावेशित है, इसके कारण से इधर है, नेट जीरो। यहां पर क्या होगा, इसके कारण से भी इधर होगा और इसके कारण से भी इधर होगा, E1 भी इधर होगा और E2 भी इधर होगा, तो दूसरा वाला आंसर जो होगा वो नेगेटिव आएगा। अब मैं आंसर में श्योर हूं क्या पहला ऑप्शन तो 4 है, अब दूसरा जो होगा ना वो ये नहीं है, दूसरा जो होगा वो 32/25 नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन -32/25 होगा, क्योंकि मेरे को दिख गया। एक निकाल के दूसरा अपने आप टिक कर दूंगा, लेकिन मैं प्रूफ करना चाहता हूं। हाँ 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 हाँ, क्लियर है। E1 तो सेम रहेगा। E1 क्या आया बेटा, E1 आया ρ1 r बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। अब 5r दूरी के कारण से निकालना है, नॉर्मल सवाल है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E2 सरफेस, तो 4πr, r क्या लोगे 5r, समेशन ऑफ Q, तो Q, अब Q कितना है, तो ρ2 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 2r का बोला है, बाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर निकाल लो। तो E2 4 पाई 25r² बराबर ρ2 4/3। कैलकुलेशन ध्यान से, एक भी छोटी सी मिस्टेक, 2 का क्यूब 8 और ये r क्यूब, इससे तो इसको सूद दो पहले, 4π से 4π को भी सूद दो, तो ये बचेगा E2 इंटू 25, ये बचेगा 8 ρ2 r/3 एप्सिलॉन नॉट। E2 आ गया मेरे पास 25 दिया 75, तो 8 ρ2 r/75 एप्सिलॉन नॉट। अब E1 प्लस E2 करेंगे, तो E1
बराबर -E2 लिख दूं, यहां से डायग्राम से समझ में आ रहा है। तो E1 कितना है और E2 कितना है? E1 है ρ1 R/12 माइनस के 8 ρ2 R बाई 75 ε0। 75 है भैया। अब देख, ε0 से ε0, R से R, 12 × 96, तो ρ1 बराबर माइनस के 96 ρ2 बाई 75, तो ρ1 बाई ρ2 -96/75। यार मेरे को तो उल्टा सीधा सा आंसर लग रहा है यार, कुछ आ जाएगा क्या यार? माइनस के 32/25, 3 से काटो, ρ1 बाई ρ2 आ जाएगा क्या? 3 से काटना, 3 तिया 9 माइनस, तो ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 25 तिया 75, -32/25। ऑप्शन आएगा इसका बीडी। दिस इज द ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल सवाल। किसने बोला आप केवल यहां सोचो? वो बिंदु यहां भी तो हो सकता था, तब आंसर आता। बता मजा आया नहीं आया सवाल? तो खुद बता दी ईमानदारी से, तेरे दिल पे हाथ रखते हुए बता कि सर सच में बहुत प्यारा सवाल था। जल्दी बता। और करवाया है मैंने सारा, इसलिए वो डेरिवेशंस याद होने चाहिए। अगर वो डेरिवेशंस याद है कर ले जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो डेरिवेशंस याद है कर ले जाएगा। तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, सच बता रहा हूं मैं। अच्छा, कितने बच्चों को सच में हवा लग गई इस सवाल की? सोचना, आराम से वीडियो देख के फिर से करना, और जितना प्रैक्टिस आप डेरिवेशंस की करोगे उतना आपको ये सवाल समझ में आएगा। एक और सवाल है मेरे पास, खूबसूरत सवाल है, 2009 में आया है, और प्रश्न नंबर 5। भाई हाय 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 हाय, ये सवाल मुझे, अब देखो, अब थोड़े समाकलन वाले सवाल हैं, है ना? पर घबराएंगे क्या? नहीं। सवाल बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान, पर है खूबसूरत। सवाल क्या है, बस आज ये लेक्चर खत्म कर दूंगा, जितने हो जाएंगे ठीक है, नहीं होंगे सब घर के लिए दे दूंगा, कर लेना। त्रिज्या कैपिटल आर के एक ठोस गोले के संपूर्ण आयतन में आवेश कैपिटल क्यू को इस प्रकार बांटा गया है कि उसका आवेश घनत्व जो है ना, अब वो नियत नहीं है, अब वो बदल रहा है आर के साथ। ए तो नियतांक है, स्मॉल आर के साथ बदल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, किसके साथ बदल रहा है? स्मॉल आर के साथ। यहां के और ए ये दोनों नियतांक है, के और ए दोनों नियतांक है। स्मॉल आर गोले के केंद्र से दूरी है। यदि इस गोले की में स्मॉल आर बराबर कैपिटल R/2 पर विद्युत क्षेत्र का मान, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पर विद्युत क्षेत्र के मान के का 1/8 गुना है, निकाल सकते हो। स्मॉल आर बराबर कैपिटल R/2 पर निकाल लो, रो दे रखा है, समाकलन करेंगे। स्मॉल आर बराबर कैपिटल है यानी कि गोले की सतह पर निकाल लो, 1/8 से गुना कर दो, ए का मान निकालना, सॉल्व इट बाय योर ओन। बोलो क्लियर है बच्चे? हो जाएगा?
आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा सी। चलो एक और सवाल है। सर क्या कर रहे हो आप? और बेटा ऐसे ही सवाल आते हैं तुम्हारे जेई में। 6 जेई एडवांस्ड 2014। क्लियर है? इसका आंसर है सी। सवाल पढ़िए, नहीं आ रहा तो भैया मेरी गलती नहीं है। अगला है आंसर, अगला है, यह है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7, इसका भी आंसर है सी। AI ट्रिपल ई मतलब जेई मेन में आया है। और कुछ रह गया है क्या? ठीक है, 7 सवाल है, छठा सवाल हो जाएगा क्या? चलो पहले 5वां करके देखो, कर लेना, नहीं हो तो बता देना। कैसा लगा लेक्चर पहले तो मुझे ये बताओ, मेरे को बात करनी है, फिर इसके बाद फ्री कर दूंगा। और इस सवाल पे थोड़ा सा हाथ मारो सभी बच्चे। इस सवाल पे हाथ मारो। इसलिए मैं पहले नोट्स पढ़ाता हूं ढंग से। अगर आपने मेरे नोट्स ढंग से देख लिए ना, सवाल हो जाते हैं कायदे से। नोट्स और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तुम लोग कहाँ चले गए यार? तुम में से किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। या तो आज का लेक्चर बहुत भारी हो गया, तुम लोगों के दिमाग के ऊपर से चला गया। इसलिए अब जैसे कल से नया चैप्टर शुरू करूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चा जो है ना, वो लेक्चर्स को सुने, वो थ्योरी को याद रखे, वो कॉन्सेप्ट्स को याद रखे। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। चलो चलो तो बच्चों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। जो सवाल मैंने आपको दिए हैं ना, वो दिमाग में रखिएगा बच्चों, है ना? मतलब मैंने बहुत मुश्किल से ये सवाल दिए हैं आपको, ठीक है? चलो तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस।